PTCL is a large telephone company and they want to maintain a database that provides the caller ID capability. Given a phone number, return the caller's name. The phone numbers range from 0 to 10 million minus 1, and we want to do this as efficiently as possible. यहाँ एग्जाम्पल में PTCL कंपनी जो है वो एक डेटाबेस मेंटेन करना चाहती है जो कि कॉलर आईडी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करे। आप फ़ोन नंबर एंटर करें और आपको रिटर्न में कॉलर नेम डिस्प्ले हो। फ़ोन नंबर की जो रेंज है वो 0 से 10 मिलियन तक की है और आप ये चाहते हैं कि इसको हम एफिशिएंटली एज पॉसिबल करें। Let's implement a solution to this problem by using an array indexed by the key. Basically, you create an array of size 10 million, indexed from 0 to 10 million minus 1. Then put string data related into the array cell using phone number as the index of the array. Umair Hamid, whose phone number is 6829227, is stored at the index of the array, which is his phone number. Similarly, Hassan Hamid, whose name is stored at index 6829229 of the array. The performance of search operation will be a constant time order of 1 for the direct access table array. The array is sparsely full with random inputs, thus huge amount of space is wasted. By order R. एक solution जो है वो array abstract data type से implement किया जा सकता है और उसमें जो है आपको एक array बनानी होगी 10 मिलियन इंडेक्स की। उसका जो इंडेक्स होगा वो 0 से शुरू होगा और 10 मिलियन माइनस 1 तक जाएगा। जो array इंडेक्स है वो आपके फ़ोन नंबर्स हैं और उन फ़ोन नंबर्स के अगेंस्ट आप उस सेल में यूज़र का नाम वगैरह सेव कर सकते हैं। अब जो उमैर हामिद है उसका फ़ोन नंबर 6829227 array का इंडेक्स होगा और उस इंडेक्स के अगेंस्ट उसकी इंफॉर्मेशन सेल में सेव की जाएगी। सिमिलरली हसन हामिद है, उसका जो इंडेक्स है वो है 6829229। यही इंडेक्स अरे का उसका फ़ोन नंबर भी है और उस सेल में फिर उसकी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। जो परफॉर्मेंस है इस ऑपरेशन की सर्च की, सो इसका ऑर्डर 1 होगा और इस अरे को हम डायरेक्ट एक्सेस टेबल भी कहते हैं। ये अरे स्पार्सली फुल होगी जिसकी वजह से काफ़ी एंट्रीज़ जो हैं वो नल होंगी। इसका जो ऑर्डर स्पेस का होगा वेस्टेज का वो ऑर्डर n होगा या ऑर्डर r रेंज। If we implement the same problem by using linked list, which is a sequence of items where every item is linked to the next, the performance of search operation will be a time order of order r. In terms of memory, it will be order r, implying only as much space as needed. अगर हम PTCL की प्रॉब्लम को सॉल्व करें लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन से, इसकी जो सर्च ऑपरेशन ऑर्डर होगा वो ऑर्डर n या ऑर्डर r होगा और मेमोरी जो है वो भी ऑर्डर r ही रहेगी। मेमोरी वाइज तो लिंक लिस्ट एफिशिएंट है डायरेक्ट एक्सेस टेबल अरे इम्प्लीमेंटेशन से, लेकिन सर्च वाइज जो है वो ऑर्डर n है and that's not acceptable. Now let's reduce unnecessary space of the array by using hash table, since it can perform insert, delete and search operations in constant time. In terms of space,
hash table is order m, where m is the table size. Hash table is like an array, but much less in size. We need to come up with a function called hash function to map the large array range into one which we can manage. For example, take the original key, which is the phone number, modulo with the size of the array. Let's pick table size m equals 5 and use that result as an index. 6829229 mod 5 equals 4. Thus we insert the data into index 4. अब थर्ड सॉल्यूशन जो है वो हम हैश टेबल से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिंस हैश टेबल में ऑपरेशंस जो इंसर्ट डिलीट और सर्च के हैं वो एक कांस्टेंट टाइम ऑर्डर है स्पेस वाइज जो है वो हैश टेबल इज़ ऑर्डर एम जहाँ पे एम जो है वो एक टेबल साइज़ है हैश टेबल का जो साइज़ है वो अरे साइज़ से काफ़ी कम होता है और उसका जो इंडेक्स है हैश टेबल का उसके अंदर मैप करने के लिए आपको हैश फंक्शन की ज़रूरत होती है अगर आप हैश फंक्शन एक रिमाइंडर मेथड लें जो कि इक्वल होगा फ़ोन नंबर मोड साइज़ ऑफ अरे जो है वो हैश टेबल साइज़ है एंड लेट्स पिक हैश टेबल साइज़ इक्वल्स 5 अब जो रिज़ल्ट होगा वो हैश टेबल का इंडेक्स नंबर होगा 6829229 मोड 5 इक्वल्स 4 4 जो है वो हैश टेबल का इंडेक्स है और इस इंडेक्स का जो सेल है उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं Let's summarize what we have learned so far. A hash table data structure is an array. Each data element contains a key. Each key is mapped to some number in the range from 0 to table size -1 with the help of a hash function. The hash function should be efficient to compute and should ensure that different data items, keys, get mapped to different index numbers of the hash table to avoid or minimize collisions. The key and the hash function are used both to insert the data into the table and later find that data. Since we do not know the exact key values in advance such that we can write a perfect hash function, we need to take different limits in terms of computational speed of the function, distribution of keys uniformly within the hash table, and to have minimum number of collisions. As we have classed before, one of the potential hash function that could take input key as an integer value is modulo operator with array size m. Now let's suppose the table size m equals 10 and the input integer keys to the hash function be the ones that end with 0. For example, 10, 20, 30, and 40. We end up getting zeros for all 4 cases when we apply the hash function. Getting zeros for all 4 cases implies that we are hashing to the same hash value. Now this is a bad choice for table size m, since array size and keys are all multiples of 10. वो हैश फंक्शन जो इनपुट की वैल्यूज़ जो है इंटीजर टाइप या नंबर लेते हैं उन मेथड्स में से एक जो मेथड है उसको रिमाइंडर या डिवीजन मेथड कहा जाता है जो कि की मोड टेबल साइज है अब फर्स्ट करें m इक्वल्स टू 10 टेबल साइज पिक कर लें इनपुट कीज़ जो हैं वो
वो वाली पिक कर लेते हैं जो ज़ीरो से एंड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। चारों केसेस में आपको हैश फंक्शन आउटपुट जो है वो ज़ीरो मिलेगा। अब चारों सूरतों के लिए ज़ीरो हासिल करने का मतलब ये है कि हम एक ही हैश वैल्यू में मैप कर रहे हैं चारों कीज़ को। अब हैश टेबल में ज़ीरो इंडेक्स पर चारों को मैप कर रहे हैं, जो कि एक बैड चॉइस है क्योंकि की वैल्यूज़ और अरे साइज बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ 10 है। To avoid such a situation, the best table size should be prime numbers. Let's make size of the table m equals 11, which is a prime number. Now when we apply the hash function, we get 10, 9, 8, and 7 hash values. This approach distributes the keys more uniformly. अब चारों केसेस में सिफर आउटपुट की सूरत हाल से बचने के लिए बेस्ट टेबल साइज़ एक प्राइम नंबर होना चाहिए। टेबल का साइज़ जो है 11 पिक कर लेते हैं। अब जब हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, इनपुट कीज़ 10, 20, 30 और 40 पर हमें 10, 9, 8 और 7 हैश वैल्यूज़ मिलेंगी। ये अप्रोच जो है हैश वैल्यूज़ को हैश टेबल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। Now let's examine an approach where the keys are strings that are converted to numbers, and hash function can be some function of the characters in the strings. One possibility is to simply add the ASCII values of the characters that range from 32 to 127 such that you can convert it into a number. For example, if we take add up characters of ASCII values of character ABC, where uppercase A has ASCII value of 65, uppercase B has ASCII value of 66, and uppercase C has ASCII value of 67. Once the summation is done, we apply mod table size m. In this case, fast computation of hash function depends on the length of the string. अगर आपकी इनपुट कीज़ स्ट्रिंग टाइप हैं नंबर की बजाय, तब हैश फंक्शन करैक्टर्स या हरफों का कुछ फंक्शन हो सकता है। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि आप करैक्टर्स को नंबरों में तब्दील कर दें और उनको जमा कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास स्ट्रिंग जो है वो ABC है, तो आप जो है करैक्टर A का जो ASCII वैल्यू है वो 65 है, B का जो है वो 66 है और C का जो है वो 67 है। तो आप तीनों को ऐड कर लें और फिर जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर आप रिमाइंडर मेथड अप्लाई कर दें। इस अप्रोच में कंप्यूटेशन टाइम जो हैश फंक्शन का होगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो स्ट्रिंग साइज़ है वो कितनी लंबी है। ज़्यादा लंबी होगी तो कंप्यूटेशन टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और अगर छोटी होगी फिर टाइम भी कम लगेगा। Here is a code snippet taken from your textbook. Function hash1 takes two arguments. One is type pointer to a constant character and the variable name is key. The other type is integer with variable name table size. The return type is unsigned integer variable name index. In C programming, a character variable holds ASCII value rather than the character itself. %d displays the integer value of a character
and %c displays the actual character. A null-terminated C string is an array containing the characters and terminated with a null character. Now unsigned int #valve is initialized to 0. The while loop terminating condition will be the last character of the C string, which is a null character. Once the while loop adds up the ASCII values of all characters, it terminates, and then the division method is applied by taking #valve modulo table size, and the result is returned. ये जो कोड है ये आपकी बुक में से लिया गया है। फंक्शन #1 जो है दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला जो है वो वेरिएबल की है जो कि टाइप कांस्टेंट कॉज पॉइंटर है, और दूसरा जो है वो वेरिएबल टेबल साइज़ है जो कि डेटा टाइप इंटीजर। कांस्टेंट आप क्यों यूज़ करते हैं, बाज़ुकात सवाल आ जाता है। कांस्टेंट इसलिए लगाते हैं ताकि आप चेंज ना कर सकें उस कंटेंट को जिस कंटेंट की तरफ पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और अगर आप चेंज करेंगे तो कंपाइलर जो है वो आपको एरर मैसेज दे देगा। सी के अंदर जो स्ट्रिंग बनाई जाती है वो अरे ऑफ करैक्टर्स की बनाई जाती है। तो जब आप अरे ऑफ करैक्टर्स से स्ट्रिंग बनाते हैं सी में, तो उसका जो लास्ट करैक्टर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू रख दी जाती है। दैट्स बिल्ट इन द सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में बेसिकली करैक्टर वेरिएबल जो होता है वो होल्ड करता है एस की वैल्यू को रादर देन करैक्टर इटसेल्फ। अगर आप परसेंटेज डी यूज़ करें डिस्प्ले करने के लिए तो आपको इंटीजर वैल्यू करैक्टर की मिलेगी, और अगर आप परसेंटेज सी करें डिस्प्ले करने के लिए तो आपको एक्चुअल करैक्टर डिस्प्ले होगा। फंक्शन के अंदर हम एक अनसाइंड इंट डेटा टाइप वेरिएबल #valve डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं इक्वल टू 0। उसके साथ ही नीचे हमने एक वाइल लूप लगाई है। वो वाइल लूप की टर्मिनेटिंग कंडीशन ये है कि जो भी पॉइंटर की पॉइंट कर रहा है सी स्ट्रिंग अरे को, जब लास्ट नल करैक्टर आ जाएगा तो ये वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। और इन द मीन टाइम हैश वैल्यूज़ के अंदर हम एक एक करके कीज़ जमा करते जाएंगे, और कीज़ बेसिकली आपकी एस की वैल्यूज़ हैं करैक्टर्स की। लास्ट नल करैक्टर पे जब वाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगी, फिर हम जो है मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेबल साइज़, और रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न कर देंगे। The problem with this approach is that if the table size m is large, the function does not distribute the keys well. For example, if we pick table size equals 10,007, which is a prime number, and the keys are 8 or fewer characters long, then each character is 1 byte long. Thus, highest integer value it can have is 2 to the power 8, which is equal to 256. Since ASCII character is at most 127 integer value, hash function will have range to assume values from 0 to 127 times 8 characters, which equals 1016 index values. Now approximately 10,000 spaces in the table, and we are only using the first 1000 elements, that is 1016 is much less than 10,007, which is wastage of memory resource as well as not an equitable distribution. Another hash function for string input is to convert the string into a number in some arbitrary base b. If we take string abc as input to the hash function, capital A
with ASCII value of 65 is multiplied with base b to the power 0 plus ASCII value of b times base b to power 1 plus ASCII value of c times base b to the power 2. Once the summation is done, we take modulo with table size m. पहले हम C string के सारे करेक्टर्स की ASCII वैल्यू ऐड करके मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई कर रहे थे, लेकिन उस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे आपकी स्ट्रिंग्स लंबी होती जाएंगी वैसे वैसे आपका जो कंप्यूटेशन टाइम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। सो इसमें हम ये कर सकते हैं कि सी स्ट्रिंग के पहले 3 करैक्टर्स पिक कर लें और उनको एक आर्बिट्रेरी बेस वैल्यू के साथ वेटेज दें और फिर उनका सबमिशन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास स्ट्रिंग है ABC, ए करैक्टर का ASCII वैल्यू है 65, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b विच इज़ आवर बेस टू पावर 0। सो ये वेटेज उसको दी गई है पहले करैक्टर को। अब जो दूसरा करैक्टर है उसका है 66 ASCII वैल्यू और उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेस टू पावर 1। और जो तीसरा है ASCII वैल्यू C का 67, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेस वैल्यू b टू द पावर 2। सो इस तरह जब आपके पास सबमिशन हो जाएगी, then you can apply the modulo method and get the hash value.